जी, आज का बैठक के लिए जो है हम लोग आप लोगों को तकलीफ़ दी है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मीडिया पर्सन जिनको भी दावत दी गई वो तशरीफ़ लेके आए। आज का जो बैठक है सर, ये एमआईएम पार्टी के तरफ से हमें जो हमारी इस्लामपुर ब्लॉक में पूरा 13 अंचल में मेरे साथ जो मेरी टीम है और हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम मोहसिन दिनाजपुरी है, मेरा घर पंडित पोटा 2 है और इस वक्त मैं एमआईएम पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं। मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है, मेन मकसद है आज के इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि मुझे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया, हमारे पार्टी के जो बड़े सदस्य हैं, जो हमारे लीडरान हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब मुज़फ़्फ़र अनवर साहब, जिन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दी। उसी के साथ हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब इमरान सुलेंगी साहब और हमारे यूथ प्रेसिडेंट जनाब दानिश अजीज़ साहब और साथ ही साथ हमारे पार्टी के नेशनल सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, साथ ही साथ हमारे बिहार के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब, हमारे बिहार से जनाब सदर अख्तर उलमान साहब। यानी मैं एमआईएम के तमाम बॉडी का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने पार्टी के तमाम लीडरान को यकीन दिलाता हूँ मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं भरपूर कोशिश करूँगा ईमानदारी के साथ कि मैं इस पद का ख्याल करते हुए पार्टी को आगे ले जाने की मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। पार्टी के जितने भी सदस्य हैं हमारे पूरे पंडित पोटा 1, पंडित पोटा 2, हमारे जो 13 अंचल है, रामगंज 1, रामगंज 2, माटीगोंडा 1, माटीगोंडा 2, गुंजरिया, गोविंदपुर, सुजाली, ये जो हमारे जितने भी मेरे साथ टीम है, मैं साथ ही साथ ये भी वादा करता हूँ कि ये मैं पूरी टीम को लेके चलूँगा। और हमारा जो इस्लामपुर है, एक गंगा जमनी तहजीब है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब भाई भाई हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। मीम पार्टी का मजलिस का जो अहम पैगाम होता है वो मोहब्बत का पैगाम होता है। ये भाईचारे को बनाते हुए हम यहाँ की तरक्की की बात करने के लिए आए हैं और यहाँ पर मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए आए हैं। इस पर हम कायम रहेंगे और यहाँ पर इसी अंदाज से हम काम आगे करते रहेंगे। आगे तो निर्वाचन है, विधानसभा जी, पार्टी को इंतज़ार है, आप अनाउंसमेंट होने दीजिए। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट उतारेगी फील्ड में और जैसे ही हमारी पार्टी है, संगठन का जो फैसला होगा, पार्टी जो डिसीज़न लेंगे उसी हिसाब से। हम तो चाहते हैं इस्लामपुर में एमआईएम का कैंडिडेट मैदान में उतरे और आने वाले वक्त में आपको मीडिया के ज़रिए से वो बात सामने आएगी कि किस तरह कौन कैंडिडेट होगा हमारा, किसको हम मैदान में उतारेंगे। आने वाले वक्त में आप लोगों को बताया जाएगा। पिछले लगभग 4.5 साल से एमआईएम का जो है संगठन नहीं हुआ था। सामने 26 का चुनाव है, ठीक उससे पहले आप लोग संगठन का जो है तैयार किए हैं और आज प्रेस मीट बुला रहे हैं। क्या लक्ष्य क्या है 2026 का विधानसभा चुनाव? जी, आपका सवाल ठीक है। मैं ये सवाल का जवाब देना चाहूँगा आपको कि देखिए 2021 पार्टी एंट्री कर चुकी थी बंगाल में, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी 2021 में असम्बली इलेक्शन में एमआईएम लड़ चुकी है लगभग 6-7 सीटों में। उस वक़्त मामला ये था कि एनआरसी का एक डर दिखाया गया अवाम को और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किबला ने भी एक डिसीज़न लिया कि नहीं, हमें ज़्यादा ज़ोर शोर से इलेक्शन नहीं लड़ना है। यही वजह है कि उस वक़्त हम लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ी हमारी पार्टी। अब 2026 में मुकम्मल तैयारी है और इलेक्शन लड़ेगी। अगर एमआईएम इलेक्शन लड़ती है तो कहीं मुसलमानों का वोट बिखर ना जाए, मुसलमानों का वोट कट ना जाए, ये भी डर है। जी, हमारे ट्रेजर जो पार्टी के ट्रेजर हैं, मैं चाहूँगा इस सवाल का जवाब हमारे ट्रेजर साहब दें। जी।
देखिए इस बारे में सर अभी हम लोग भी मालूमात नहीं किए हैं। कल ही ये खबर वायरल हुई है, स्टेट प्रेसिडेंट से हम लोग की बात नहीं हुई है, तो इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, समी खान जो है कमेंट उस नहीं कर पार्टी के सकते। वर्कर है, उसके जो है बहुत जिम्मेदार है, हम उसका क्या एहतराम करते हैं। वो अपने हिसाब से लिखे, उसका जवाब हमारे पास अभी नहीं है और बाद में दिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि इब्तिदा इश्क रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सारे मुद्दे हमारे कॉपी में क्या दर्ज है, हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। सारे मुद्दों पर बात करें। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो हमारे बैरिस्टर साहब की तरफ से हमें इशारा मिला है, वो ये इलाका के किसान पर हम बात करें, रास्ते पर बात करें, बिजली पर बात करें, हॉस्पिटल पर और एजुकेशन पर। क्योंकि जिस इलाके में, जिस मुल्क में, जिस रियासत में हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, रास्ता, बिजली है, वहाँ के लोग खुद तरक्की कर लेंगे। और अभी हमारे दोस्त सेक्रेटरी साहब ने जो बोला, ये 1500 वाला सीएम साहिबा की तरफ से जो आया, ये सिर्फ 2026 की तैयारी है। हमारे एक बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भतीजा क्लास पास करके वो कह रहा है 40 साल तक, 30 साल तक उसको कह रहा है सर्विस नहीं मिलेगा। 1500 रुपये क्या होने वाला है? ये सिर्फ भिखारियों का रियासत बनाया जाएगा। 23 जिला में 23 इंडस्ट्री दे देते, हमारे बच्चे प्लानिंग करते हैं। हर महीने में दिखाया जा रहा है, आप मीडिया बंधु दिखा रहे हैं, आपके ही कहने से हम देखते हैं कि कोई लुधियाना में इंतकाल कर गया, कोई पानीपत में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में। तो अगर हमारे ये 15 साल में, सर 15 साल बहुत लंबा होता है, एक जनरेशन खड़ा हो सकता है, मगर हमने देखा है सेंट्रल हो या हमारे क्या रहा पश्चिम बंगाल हो, 15 साल में दोनों की सरकार नाकाम है। अगर 15 साल में 23 जिला में 23 इंडस्ट्री होता, तो आज हमारे यहाँ के जो है 1.5 करोड़ लोग जो बाहर जाके पलायन करके क्या है मजदूरी करते हैं, उनको नहीं करना पड़ता। तो सर आज हम जो 6 महीना नहीं हुई है, 6 महीना कमेटी नहीं है। अभी 15 दिन हुई है अनाउंसमेंट करके, ठीक है। असल में आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वो मैंने शुरू में ही कह दिया कि 2 बातें होनी थी यहाँ पर। आज हम मुद्दे पर बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग किसी दिन फिर भी आपको ज़हमत देंगे, लेकिन आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, ये हमारे लीडरन का जो शुक्रियानामा पेश करना था और हमारे अवाम को जुड़ने की दावत देनी थी। सर ने सवाल किया SIR को लेकर के। देखिए, आपने देखा होगा कि अवैसी साहब किबला हमारे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, असद साहब किबला जो पार्टी के बानियान में हैं, सबसे पहले अगर किसी को NPR के बारे में पता चला है ना, ये 2020 और 21-22 ले लीजिए कि NPR के बारे में किसने बताया सबसे पहले NPR के बारे में बताने वाला हमारे सदर साहब हैं। NRC को जगाने वाला अगर कोई बंदा है तो हमारे अवैसी साहब हैं। और आज है वही SIR की अगर बात हो रही है, तो SIR कोई नया मुद्दा नहीं है। SIR इससे पहले भी 14 मरतबा लगभग हो चुका है, लेकिन इस मरतबा जो उसके ऊपर सियासत हो रही है, बहुत ही भयानक सियासत है उस पर। आप सबको पता है कि इस पे SIR को ला कर के बीच में एक सियासती, एक राजनीतिक खेल है। आवाम को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपको NRC से डराया गया, उसी तरह आपको SIR से भी डराया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर रही बात प्रूव करने की, लोग लाइन पे कतारों पे 20 लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। हाँ, इसमें राज्य सरकार जो आपको नजर आ रहा है, इसमें सियासत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, राज्य सरकार अगर चाहती तो हमारे बंगाल के अवाम को लाइन पे लगना नहीं पड़ता, बल्कि इनके पास जो इनके ऑफिसर थे BLO, ये BLO जिस तरह पहली मरतबा उन्होंने कापियाँ ली घरों से, फॉर्म लेकर के भर के फिर जमा किया, लाइन पे नहीं लग करके फिर इनको दोबारा चाहे तो ये लेकर के जमा कर सकते थे। हेयरिंग के लिए तो चुनाव आयोग ने बुलाया, इलेक्शन कमीशन का आदेश है तो जाना पड़ेगा। इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, बोलिए जी। तो आप जिम्मेदार नहीं मानते हैं? बीजेपी परिचालित जो नेशनल कमीशन ऑफ इलेक्शन, देखिए, SIR का जो फुल फॉर्म है, SIR का जो मकसद है, वो SIR का मकसद आप सबको पता है कि SIR का मकसद ये है कि जो लोग मर चुके हैं, जिनके वोट देने का, वैसे लड़कियों की शादियां होती हैं तो अपने मैके यहाँ से दूसरी यहाँ चली जाती है, उन एड्रेस को, वोट को दुरुस्त करना है, और जो इंतकाल कर जाते हैं उनको निकालना है। SIR का यही मकसद है। लेकिन SIR को आजकल जो SIR हो रहा है तकरीबन डर वाला SIR है। इस पर हमारी पार्टी बाज़ाब्ता बयान दे चुकी है।
मीडिया के सामने। रही बात हमारे स्टेट के रूलिंग पार्टी सीएम ममता बनर्जी जो कहती है कि हम लोग सबके साथ चलते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि सबसे बड़ी बात तरक्की जो है ना, आज तालीम याफ्ता बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो डीएड या बीएड करके या डीएलएड करके ग्रेजुएशन है, तो हम लोगों को भत्ता जो है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक भत्ता से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकती है। ये भत्ता जो है एक लॉलीपॉप की तरह हम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रही बात अदरवाइज़ खाली मुसलमान ही नहीं, सारे कम्युनिटी, तमाम वो तालीम याफ्ता लड़के और तालीम याफ्ता फैमिली के बच्चे, उन तमाम के घर वालों को ये 1500 रुपया दे करके उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर मुकम्मल तौर पर हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें नौकरी मिले, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इंडस्ट्रीज़ हो, ऐसी कंपनियां हो जिसमें वो नौकरी करके अपने रोज़गार, अपने बाल बच्चे के तमाम की ज़िंदगी को सही से गुजर बसर कर सकते हैं। देखिए सर, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक ही काम है कि हमारा AIMIM, ये जो AIMIM है, ये सिर्फ हम अपने अधिकार, अपने हक, अपनी असलियत के लिए लड़ रहे हैं। हमको हमारा हक चाहिए। हम तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को, जो भी स्टेट्स के हों या हमारे स्टेट्स के हों, बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने वोट दिए, लेकिन इन वोटों से जो है हमारे जो हक है, जो हमको मिलना चाहिए, जो हम लोग अक़लियत में भी हैं या तालीम याफ्ता लोग हैं, जो गैर नौकरी है, जिसकी नौकरी नहीं हुई है, उन लोगों को उनका हक नहीं मिलता है। तो हमें मालूम हुआ, हमें पता चला कि हम एक ऐसी जमात, ऐसी पार्टी को चुन लें जिसके ज़रिए से हम अपना अधिकार, अपना हक को पा सकें। इसीलिए हम तमामी लोगों ने AIMIM का इंतखाब किया, चुनाव किया, सिलेक्शन किया, जो हमारे हक की बात करते हैं। हम इसीलिए इसके साथ हैं। जी, आपका सवाल क्या था? दोबारा। लोकसभा में आपको पता है, जो लोकसभा का अभी हमारे कौन MP हैं? हमारे जनाब कार्तिक पाल साहब हैं। हम उनके बारे में बताना चाहेंगे कि तब AIMIM ये लोकसभा में लड़े थे, तो वो कैसे वोट कटवा हो गया? तब तो नहीं थे। अगर अभी आकर के लड़ेंगे तो इसका मतलब वोट कटवा हो गया? ये हरगिज़ नहीं है मेरे भाई। सबको संविधान ये अधिकार देता है, उनका फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं भी हो, पूरे भारतवर्ष में किसी भी पार्टी जो ऑथोराइज ऑफ इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया की तरफ से ऑथोराइज हो, जिनको अथॉरिटी हासिल हो, वो उस पार्टी के झंडे के तले, बैनर तले इलेक्शन लड़ सकता है, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने सभा के लिए। वेरी गुड। बंगाल में आप लोग अपना जो है लड़ाई किसके? यकीनन IPL होने वाला, इसमें इसका जवाब जो है कई तरीके से दिया जा सकता है। मैं थोड़ा सा लॉजिकली देना चाहूँगा आपको कि जिस तरह फील्ड में IPL होता है, IPL में पूरी टीम उतरती है, लेकिन जीतना एक ही को है। आज़ान देने के आज़ान हो रही है, तो स्टॉप कर दीजिए। चाहे टीमें उतरती है, मगर खिताब एक ही को जीतना है। तो उसी तरह सियासत का मैदान है, चाहे पार्टियां उतरेंगी, उनमें से कोई भी बाजी मार सकता है। बिल्कुल। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल IPL के तरह दिख रहा है, IPL मैच की तरह, कि कई पार्टियां उतरेंगी और उसमें जो जिसके ऊपर लोग भरोसा करेंगे, जिसका मंशूर और एजेंडा मजबूत होगा, जिस पर भरोसा होगा, अवाम उसको वोट डालेगी। अब आइए दूसरा मैं जवाब देता हूँ। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई ना BJP से है, ना TMC से है। हमारी लड़ाई गरीबी से है। किससे है? हमारी लड़ाई है रोजगार से। हमारी लड़ाई है अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रास्ते। हमारी लड़ाई इन चीज़ों से है सर, कि हमारे सुरजापुरी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, मैं सबसे पहले सुरजापुरी हूं, किसान का बच्चा हूं। मैं इस मुद्दों पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा आपसे कि हमारी लड़ाई है किसान भाइयों को, जो उसका अनाज है जो वो निकालते हैं ज़मीन से, उसका दाम जो है, उसकी जो कीमत है वो नहीं मिल पाता है। हमारी लड़ाई उन चीज़ों से है कि आज रोज़ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हमारे नौजवान घर पे बैठे हुए हैं, इनको नौकरियां तक नहीं। हमारी लड़ाई है हमारे इस्लामपुर में एक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हुआ। हमारे इस्लामपुर में एक इस्लामपुर कॉलेज है जहां पर 20 से 22 हज़ार बच्चे एक ही कॉलेज पे पढ़ने पे मजबूर हैं। हमारी लड़ाई इन चीज़ों से है सर। हमारी लड़ाई किसी भी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई इन चीज़ों से है। जो सरकार इन चीज़ों पे बात करेगी हम उनके साथ जाएंगे। यही वजह है कि आज एक बड़ी आबादी MIM के साथ जुड़ते जा रही है। आपने देखा कि बिहार में
5 सीटें आई। आप देखिए महाराष्ट्र में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है ना, 200 से ज़्यादा भी उसकी बड़ी टीम बन गई वहाँ पर, 85 काउंसलर, और बिल्डिया इलेक्शन में लगभग आपका 129। इस तरीके से बड़ी जीत इसको मिल रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मुद्दों पे बात करती है। उनकी लड़ाई है सिर्फ हिस्सेदारी। MIM की लड़ाई सिर्फ किसकी है? हिस्सेदारी। हमारी लड़ाई अधिकार की है, हिस्सेदारी की है। शुक्रिया सर। जाएगा। देखिए, मजलिस का एक एजेंडा है, हमें किसी के बंटने या छटने से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो तबका में पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी भी कर्म वर्ग से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं उसको हम इंतखाब करते हैं। और जो डर दिखाया जाता है कि आपके आने से बीजेपी आ जाएगा, आपके आने से बीजेपी आ जाएगा, तो हम ठेका लेके नहीं बैठे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ हम ही वोट करें। हम जानते हैं इस बात को और आप सबको इस बात का आगाह कराते हैं कि आपके इलाके के जो बेहतर कायद हो उसको आप वोट करें, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो। वो इलाकाई तरक्याती काम को अगर वो आगे बढ़ा रहा है तो आप उनका साथ दीजिए। और मजलिस का एजेंडा यही है, जहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो है गांव समाज से लेकर शहर तक हर जगह तरक्याती काम पर हाथ बढ़ाते हैं। जो गलत करते हैं, गलत लोगों का आवाज़ उठाते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है 2026 में कौन सरकार बनाएगी कौन नहीं बनाएगी, पर हम इतना जानते हैं कि हम जिधर है उधर ही सरकार है। बस दादा एक बात बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का संगठन अभी हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया है, तो सामने इलेक्शन भी है जी। लेकिन जो देखा गया है पिछले 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार ही बंगाल में राज करी, जी जी। उसके बाद ये 15 साल टीएमसी का सरकार रहा। हर टाइम यही देखा गया है कि मुस्लिम को एक वोट बैंक की तरह के यूज किया गया है और वोट के बाद मुस्लिम को फेल किया जाता है। इसी चीज़ तो इसको लेकर आप लोगों का क्या मुद्दा है, क्या आगे चल के आप मुस्लिम के लिए क्या काम करना चाहते हैं? मुस्लिम वोट को ख़त्म करने के लिए मजलिस काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम वोट जो है वोट बैंक ना बन के रह जाए, बल्कि वो अपनी क़यादत तैयार करे और सबके साथ मिलके हर स्टेट में जो है अपनी हुकूमत को क्या रहा वो कायम करे। और दूसरी बात यह है कि अभी नहीं, 2023 में शायद आप लोगों को पता है, मैं ही अपने घर से कैंडिडेट दिया था जिला परिषद का, 4 नंबर जिला परिषद का। अल्हम्दुलिल्लाह 1349 वोट मिला था, मगर हालात कुछ यहाँ के साजगार नहीं। आप मीडिया बंधु सभी जानते हैं, यहाँ बहुत सारे जो है अलग अलग धमकियाँ आती है, जिसकी वजह से ज़ोर शोर से प्रचार नहीं किया गया था। फिर भी प्रचार ना करने की वजह से 2023 में 4 नंबर जिला परिषद में 1349 वोट मिला था। अब हमें यकीन हो गया कि 2026 में अगर हम लोग कैंडिडेट देने में कामयाब होते हैं तो 1 लाख वोट तो पहले से रखा हुआ है। और आगे देखिए इंशाल्लाह आपके प्रचार से, आपके आने से अगर और भी ये काम बढ़े और हमारी मेहनत जारी रही तो बहुत अच्छा काम होगा। ওটা এখন আমরা ডিসাইড করিনি, ডিসাইড করে इंशाल्लाह আপনাকে জানা দেবো। इस बार क्या आप लोग को लग रहा है कि कोई टीएमसी पार्टी हो या कोई भी पार्टी आपको धमकियां देगी और कैंडिडेट माने कि खड़ा नहीं करने की बात कहेगी, इस तरह का लगता है क्या? देखिए धमकियाँ आते रहती है या फिर कोई धमकियाँ देंगे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप और हम रहते हैं, संविधान के दायरे में रहेंगे। कोई अगर धमकियाँ देंगे तो उसे कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। हाँ, या फिर अगर कोई तैयारी कर रहे हैं कि किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने देंगे तो आगे हमारा जो मुद्दा है हम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे इलाके के स्कूल देख लीजिए आप, हमारे इलाके के सड़कें देख लीजिए, हमारे इलाके की जो शिक्षा व्यवस्था है वो देख लीजिए, हेल्थ व्यवस्था देख लीजिए, हॉस्पिटल का मामला देख लीजिए। आप सब जानते हैं एक हॉस्पिटल में जो है मंत्री को आ जाना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा बताइए। इस्लामपुर विधानसभा में, रायगंज लोकसभा के जितने भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जो है जिला प्रेसिडेंट आ जाते हैं हॉस्पिटल में। स्कूल के हालात देखिए जर्जर हो गया है, क्लास नहीं हो पा रहा है सही टाइम पर, बच्चों का तालीम का फुकदान हो रहा है। हाँ, तो 25,000 जो है प्राइमरी स्कूल बंद हो गया। कहना है कि पूरे बंगाल में अगर कोई लीडर है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, इनके अलावा कोई लीडर नहीं है। और मुसलमानों के साथ अगर कोई खड़ी है तो वो ममता बनर्जी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये हर पार्टी का अपने तौर पर अपने तरीके पर जो है बात करती है, बात रखती है, ठीक है। जैसा हम अपने पार्टी के अपने बैनर तले हम अवैसी साहब को मान के चल रहे हैं, है ना। अवैसी साहब हर मुद्दे पे बात कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह ममता लोगों के लिए काम करती है, सियासत का मतलब क्या होता है,
हर पार्टी का अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे पे काम करती है। तो हम अगर सियासत में इस्लामपुर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो जो ममता दीदी बात कर रही है अवाम की तरक्की की बगैर मजहबी लेवल के, अभी सियासत तो उल्टी हो गई है, लेकिन ये मज़हब की जो बात आती है ना, तो निहायत ही गलत बात है। एक चीफ मिनिस्टर हो या पीएम साहब हो, उनको सबको लेके चलना होता है। अब अवैसी साहब का मकसद क्या है, इस पार्टी का मकसद क्या है? सबको लेके चलना, सबकी तरक्की की बात करना। जो वो लोग कर रहे हैं हम भी वही बंगाल करेंगे। में सबको लेकर चल रही है, ऐसा मुस्लिम लीडरों का कहना है जो टीएमसी में है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज तमामी यहाँ पर मीडियागण यहाँ आए हुए हैं। दूसरी बात, हम लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर दीगर हमारे AIMM के जितने भी मेम्बरान हैं, चाहने वाले हैं, अदरवाइज़ हमारे स्टेट्स के तमाम वो बड़े चेहरे जैसे कि इमरान सोलंकी साहब, जनाब मुजफ्फर